दोस्तों डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए अपन जो राजस्थान की जो चित्रकला है वो पढ़ रहे हैं। अपनी 2 क्लास हो चुकी है चित्रकला की। सबसे पहले अपन बात की थी जो मेवाड़ चित्रकला की, उसके बाद में जो पिछली क्लास में लास्ट क्लास में बात की थी मारवाड़ चित्रकला की। देखिए मेवाड़ चित्रकला में अपन जो प्रमुख चित्रकला पढ़े थे, जो चामुंडे उदयपुर की पढ़े थे, देवगढ़ चित्रकला पढ़े थे और नाथद्वारा चित्रकला पढ़े थे। मारवाड़ के संदर्भ में अगर बात आती है तो अपन पढ़े थे जोधपुर चित्रकला, बीकानेर चित्रकला, जैसलमेर चित्रकला, अजमेर चित्रकला, किशनगढ़ चित्रकला और नागौर चित्रकला। ठीक है, तो ये जो प्रमुख चित्रकला है अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन बात करते हैं ढूंढाड़ चित्रकला की, और हो सका तो अपन जो हाड़ौती चित्रकला भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक कि अपन जो राजस्थान की प्रमुख चित्रकला है कंप्लीट कर लेंगे आज की क्लास में। तो बात करते हैं अपन ढूंढाड़ चित्रकला से। ढूंढाड़ चित्रकला, अब भाई ढूंढाड़ वाला जो क्षेत्र जानते होंगे, अपन पहले भौगोलिक जो स्थिति की बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ढूंढाड़ चित्रकला ढूंढाड़ चित्रकला में अपन जो स्टार्टिंग वाली जो फर्स्ट क्लास थी अपनी जो चित्रकला की, उसमें मैं बता दिया था आपको वैसे, यानी जो सैकावटी चित्रकला अपन पढ़ते हैं, ये और जो उनियारा चित्रकला पढ़ते हैं, अलवर चित्रकला पढ़ते हैं, जयपुर और आमेर की तो जो प्रमुख फिर पढ़ेंगे ढूंढाड़ की अपन बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आमेर जयपुर की चित्रकला। देखिए आमेर जयपुर की चित्रकला, आमेर जयपुर अपन दो लिखते हैं, आमेर और जयपुर दोनों। तो थोड़ा सा यूं समझने की कोशिश कीजिए कि भाई जो कछवा शासक आए थे, तो यानी जो फर्स्ट उनकी राजधानी या कैपिटल रहती है दौसा रहती है, बड़बुजुर्ग हो आते हैं। जो सेकंड, ये जो दूसरी जो कैपिटल या राजधानी रहती है जमवा रामगढ़ रहती है, और जो थर्ड या तीसरी जो कैपिटल या राजधानी रहती है आमेर बनती है, आमेर रहती है। फोर्थ या जो चौथी कैपिटल या राजधानी बनती है जो रहती है, जो जयपुर रहती है। तो जो मुख्यतः जो ये कछवा शासक थे आमेर और जयपुर पर राज करते हैं लंबे समय तक। ठीक है, तो जो पहली और दूसरी राजधानी जो दौसा और जो जमोरामगढ़ थी, वहां पर जो एक कुछ समय रहते हैं, जो यानी वहां से आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे आमेर और जयपुर पर यानी टिकते हैं या राज करते हैं या शासन करते हैं। यहाँ से अपन बात करते हैं ढूंढाड़ चित्रकला में आमेर और जयपुर चित्रकला की। तो सबसे पहले बात करेंगे जो शासकों के अकॉर्डिंग अपन बात करते आए हैं मानसिंह के समय में। ठीक है, मानसिंह शासक है, मानसिंह राजा है। मानसिंह का और जो राजनीति के जो भी जीवन काल था वो अपन राजवंश पढ़े थे, उस समय बात कर लिए थे किस प्रकार से युद्ध वगैरह करता है। काफी जो अभियान थे मुगलों की तरफ से अभियानों में जाता रहता है, यानी अफगानिस्तान की तरफ भी जाता है, इधर फिर जो भारत में भी रहता है, काबुल जो बंगाल और बिहार में। ठीक है, किस प्रकार सूबेदारी करता है, काबुल वगैरह जो अफगानिस्तान साइड भी अभियान करता है, जो गवर्नर बनकर जाता है। तो वो तो बात थी राजवंश के टाइम की, राजवंश के संदर्भ में अगर बात आती है। अब अपन बात कर रहे हैं चित्रकला के, तो चित्रकला के संदर्भ में बात करते हैं तो जो मानसिंह के समय में बात करते हैं, तो मानसिंह के समय में जयपुर आमेर की चित्रकला प्रारंभ होती है। ठीक है, जो आमेर की जो चित्रकला है मानसिंह के समय में प्रारंभ होती है, या इस समय जयपुर की चित्रकला प्रारंभ होती है, ये आप लिख लेना। इसके बाद में बात आती है एक पुस्तक की, रज़्मनामा एक पुस्तक है। रज़्मनामा एक पुस्तक है, युद्धों की पुस्तक है। ठीक है, इस रज़्मनामा जो पुस्तक में युद्धों की जानकारियां हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा ध्यान देना, जो अकबर इस जो रज़्मनामा का फारसी में अनुवाद करवाता है। ठीक है, अकबर ने, देखिए ये थोड़ा समझने की कोशिश करना, अकबर ने महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था। ठीक है, जो रज़्मनामा महाभारत का फारसी में अनुवाद है। ठीक है, समझने की कोशिश करना, अकबर ने महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था। जो रज़्मनामा जो पुस्तक की मैं बात बता रहा हूं, ये जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद है। ठीक है, ये युद्धों की जो पुस्तक है, वापस मैं समझाने की कोशिश करूं, देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। फैक्ट इस प्रकार का है कि जो महाभारत का जो फारसी में अनुवाद अकबर करवाता है, वो जो फारसी में अनुवाद करवाता है
उस पुस्तक का नाम रखा जाता है रज़्मनामा। इसमें युद्धों की जानकारी मिलती है। अब जो ये रज़्मनामा जो पुस्तक है, इसके ऊपर आमेर के चित्रकार चित्र बनाते हैं या चित्रित करते हैं। ठीक है, आमेर के चित्रकारों ने रज़्मनामा का चित्रण किया था, ये चित्र बनाए थे। तो आमेर के चित्रकारों ने, आप लिख लेना, आपको सीधी सी एक जो लाइन लिखनी है कि आमेर के चित्रकारों ने रज़्मनामा का चित्रण किया था या चित्र बनाए थे। वो जो चित्र बनाए थे उनकी संख्या है 169 जो चित्र बनाते हैं। ठीक है, 169 चित्र बनाते हैं। आप थोड़ा ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लेना। महाभारत का फारसी में अनुवाद है, युद्धों की पुस्तक है। अब आगे और अपन बात करते हैं। देखिए, जो मानसिंह के समय में एक चित्रण और किया जाता है, यशोधरा चरित्र। ठीक है, यशोधरा चरित्र। क्वेश्चन बन जाएगा कि यशोधरा चरित्र का चित्रण किस शासक के समय में किया जाता है या किस रियासत में किया जाता है। तो आमेर में किया जाता है, मानसिंह के समय में, आमेर के चित्रकारों के द्वारा। ठीक है, यशोधरा चरित्र का जो पुस्तक है, यशोधरा चरित्र आप लेकिन थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख सकते हो, यशोधरा चरित्र पुस्तक है। तो यशोधरा चरित्र का जो चित्रण किया जाता है मानसिंह के समय में। एक जो अपन और जो चित्रों की बात करते हैं, जैसे रज़्मनामा कर रहे हैं, यशोधरा चरित्र की कर रहे हैं, वैसे ही और आप लिख सकते हो मानसिंह के समय में जो बैराट में एक मुगल गार्डन है। ठीक है, बैराट में जो विराटनगर अपन पढ़ते हैं, तो बैराट के मुगल गार्डन का मानसिंह के समय में बैराट के मुगल गार्डन का चित्रण किया जाता है और मौजमाबाद के भित्ति चित्रों का चित्रण किया जाता है। तो थोड़ा सा लिख लेना, मौजमाबाद। मैं मौजमाबाद लिख दिया, तो आप लिख लेना पूरी लाइन। मौजमाबाद के भित्ति चित्रों का चित्रण किया जाता है मानसिंह के समय में। अब देखो कितने अपन चित्र पढ़ चुके हैं। रज़्मनामा के चित्रण पढ़ चुके हैं मानसिंह के समय, आमेर के चित्रकार करते हैं। यशोधरा चरित्र का चित्रण किया जाता है आमेर के चित्रकारों द्वारा, ये एक पुस्तक है यशोधरा चरित्र। बैराट के मुगल गार्डन का चित्रण किया जाता है, मौजमाबाद के भित्ति चित्रों का चित्रण किया जाता है। ये बात हो चुकी है मानसिंह के समय में की। बात आती है मिर्जा राजा जयसिंह की। अब मिर्जा राजा जयसिंह के समय की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। भाई इनको पीछे क्यों छोड़े, इनको क्यों छोड़े। मिर्जा राजा जयसिंह के समय में भाई जो चित्रकारी में क्या क्या किए जाते हैं, कौन कौन से चित्र होते हैं। ठीक है, देखिए मिर्जा राजा जयसिंह की बात आती है तो मिर्जा राजा जयसिंह के एक रानी थी। ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह की जो रानी थे वो भगवान श्री कृष्ण के बड़े फैन हुए थे, बड़े भक्त हुए थे। चंद्रावती उनका नाम था। तो ये जो मिर्जा राजा जयसिंह की जो रानी थे चंद्रावती, ये भगवान श्री कृष्ण के बड़े फैन थे, बड़े भक्त थे। तो भगवान श्री कृष्ण के चित्रण अधिक होते हैं। ठीक है, चंद्रावती जो भगवान कृष्ण के भक्त थे, तो भगवान श्री कृष्ण के यानी चित्रण बनाए जाते हैं। आप लिख लेना, मिर्जा राजा जयसिंह के समय में भगवान श्री कृष्ण के चित्रण या चित्र बनाए जाते हैं। वो क्यों बनाए जाते तो ब्रैकेट में लिख लेना। इनकी जो रानी चंद्रावती थे भगवान कृष्ण जी के भक्त थे। इनके समय में एक जो बिहारी सत्साई का चित्रण हुआ है। ठीक, बिहारी जी, तो बिहारी सत्साई 702 है। अपन थोड़ी बहुत पहले बात कर चुके हैं। सत्साई का मतलब होता है 702 है, हालांकि इसमें 713 है शायद, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो बिहारी सत्साई का चित्रण हुआ है जो मिर्जा राजा जयसिंह के समय में, और श्री कृष्ण जी का चित्रण भी हुआ है, ये भी आप लिख लेना। ये बात हो चुकी है मिर्जा राजा जयसिंह की। बात आती है अब सवाई जयसिंह की। अपन देखिए पहले बात कर चुके हैं इनके जो राजनीतिक करियर की, किस प्रकार से कौन इसको सवाया बताता है और इसका नाम तो सवाई जयसिंह रखा जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो, पिछली बातें आपको याद आनी चाहिए। तो बात आती है अब चित्रकला के संदर्भ में। देखिए सवाई जयसिंह की बात आती है तो सूरत खाना नामक जो चित्रकला विभाग की स्थापना करवाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सूरत खाना नामक चित्रकला विभाग की स्थापना करवाता है सवाई जयसिंह। क्वेश्चन बनेगा जयपुर आमेर में सूरत खाना नामक चित्रकला विभाग की स्थापना कौन करवाता है। तो सवाई जयसिंह के समय में हुई थी, सवाई जयसिंह करवाता है इसकी स्थापना। देखिए यहाँ पर अब क्या किया जाता है,
सूरत खाना विभाग है, चित्रों का डिपार्टमेंट है, चित्रकला का डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर चित्र बनाए जाते हैं और लघु चित्र, और लघु चित्र बनाए जाते हैं सूरत खाना विभाग में। देखिए थोड़ी समझने की कोशिश करना, सूरत खाना पर सूरत थोड़ा सा यूं भी कह सकते हो, अपन बोल देते हैं भाई तेरी सूरत तो देखिए, क्या तेरा चेहरा देखा है। तो सूरत खाना, तो ये जो चित्रकला विभाग है इसकी स्थापना करवाता स्वाई जय सिंह। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर चित्र बनाए जाते हैं और यहाँ पे और लघु चित्र, ठीक है। अब देखिए स्वाई जय सिंह के समय में, जो स्वाई जय सिंह के द्वारा चित्रकला का डेवलपमेंट करने के लिए, चित्रकला का विकास करने के लिए 36 कारखाने लगाए जाते हैं, ठीक है। उन 36 कारखानों में से एक सूरत खाना विभाग भी है। आप लिख सकते हो ये कि स्वाई जय सिंह के द्वारा चित्रकला को प्रोत्साहित करने के लिए 36 कारखानों में से एक ये भी है, या 36 कारखानों में से सूरत खाना एक था, ठीक है। ये आप लिख सकते हो। इसके बाद में बात आती है ईश्वरी सिंह की। बात याद आ जानी चाहिए आपको, ईश्वरी सिंह आत्महत्या करते हैं ईसरलाट के पास में, ईसरलाट में या सरगासूली में। उनका जो जय निवास बाग, जय निवास गार्डन के पास में, या जय निवास गार्डन में जो इनकी छतरी भी है, अपन पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। तो वही जो ईश्वरी सिंह है, तो ईश्वरी सिंह के समय में एक जो चित्रकार है साहिब राम, ठीक है। तो साहिब राम ने आदमकद चित्रण किया था। ठीक, देखिए साहिब राम और साहिब दिन में आप कंफ्यूज मत होना। साहिब दिन अपन कहां पर पढ़े थे आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो। हालांकि एक जगह मैं वापस साहिब दिन बताने की कोशिश करूंगा भी आगे, आज ही। तो आप भी इतने में देखा जो कमेंट बॉक्स में ऐड तो करो, कुछ तो आपकी भी जिम्मेदारी है। तो ये साहिब राम है, वो साहिब दिन है। तो ये साहिब राम आदमकद चित्रण करता है ईश्वरी सिंह के समय में। अब ये आदमकद क्या होता है? आदमकद होता है आदमी का पूरा चित्र, ठीक है। जो और रियासतों में और जो चित्रकार हैं वो इस प्रकार के चित्रण करते थे कि जैसे जो व्यक्ति को या किसी आदमी को दिखाना है या किसी मानव को या पुरुष को दिखाना है तो एक साइड से चित्रण करते थे। जैसे मैं यूं खड़ा हूं तो जो चित्रकार थे साइड में से देख के साइड वाला जो हिस्सा बनाते थे। जैसे अब मेरे जो नाक जो है इसके जो इस साइड वाला जो चित्रण कर देते थे। लेकिन जो ये साहिब राम जो चित्रकार है इस सामने से चित्र बनाता है और कंप्लीटली पूरा जो मानव को दिखाता है, जो पूरा जो भी पुरुष है जो महिला है उसको पूरा दिखाता है या पूरा चित्रण करता है। तो आदमी कद आप समझने की कोशिश करना, पूरे आदमी का कद बनाता है, कद काठी पूरी वैसे की वैसे बना देता है जो साहिब राम। तो साहिब राम ईश्वरी सिंह के समय में आत्मकद चित्रण करता है। इसके बाद में बात आती है कि साहिब राम की ओर। तो साहिब राम राजाओं के चित्र बनाता है, ठीक है। आप लिख लेना एक लाइन में और कि साहिब राम राजाओं के चित्र बनाता है। इसके बाद में बात आती है माधो सिंह की। ठीक है, समझने की कोशिश करना। माधो सिंह थोड़ा सा नीचे में बोलने की कोशिश करूंगा अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो। अभी तक तो आपको दिख रहा है। देखिए इसके बाद में अपन बात करते हैं माधो सिंह की। माधो सिंह का शासनकाल रहता है, भित्ति चित्रण सर्वाधिक किया जाता है, ठीक है। माधो सिंह के समय में भित्ति चित्रण सर्वाधिक किया जाता है। आप लिख सकते हो भित्ति चित्रण। अपन हर एक क्लास में भित्ति चित्रों की बात होती आ रही है। छत्रियां और महल पढ़े थे वहां पर भी शायद अपन भित्ति चित्रों की बात करते आ रहे हैं। तो भित्ति चित्रण होता है दीवारों पर चित्रण। तो माधो सिंह के समय में सर्वाधिक भित्ति चित्रण होता है। माधो सिंह के समय में पुंडरीक हवेली में भित्ति चित्रण होता है। ये थोड़ा सा लिखने लायक है। अब जो पूरा वाक्य जो पूरा सेंटेंस आप लिख लो कि माधो सिंह के समय में पुंडरीक हवेली का भित्ति चित्रण किया जाता है। जो भी पुंडरीक हवेली है इसका जो भित्ति चित्रण है दीवारों पर चित्रण किया जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। अब और आगे बात करते हैं। सिसोदिया रानी के महल का भित्ति चित्रण किया जाता है। देखिए आप लिख लो माधो सिंह के समय सिसोदिया रानी के महल का भित्ति चित्रण किया जाता है।
अब देखिए आपको 1708 वाला देवबारी समझौता याद आ जाना चाहिए। हालांकि अपन यहाँ पर चित्रकला की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सिसोदिया रानी की बात आ गई है तो थोड़ा सा मैं जो पिछली बातें रिलेट करने के लिए आपको याद दिलाना चाहूंगा। 1708 का देवबारी समझौता आपको याद आ जाना चाहिए, अमर कंवर याद आ जाना चाहिए, या अमर कंवर याद आ जानी चाहिए जो माधो सिंह की माता जी थी। ठीक है, माधो सिंह की माता जी थे। देखिए अमर सिंह जो सेकंड की बेटी थे, जो देवबारी समझौता हुआ था 1708 में, अमर सिंह सेकंड मेवाड़, सवाई जय सिंह जो आमेर है जयपुर, और जो अजीत सिंह मारवाड़ के बीच में समझौता होता है। इस समझौते की जो शर्त रखी गई थी कि सवाई जय सिंह से जो अमर सिंह सेकंड की बेटी चंद्र कंवर की शादी होगी। इस शादी के बाद में या जो इन दोनों से जो भी जो बेटा होगा, जो आमेर का अगला राजा बनेगा, तो फिर बेटा होता है माधो सिंह। फिर जाके आगे लड़ाई वगैरह होती है आपस में। ठीक है, इनके बीच में विवाद चलता है ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में। उनकी अपन बात विस्तार से कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये सिसोदिया रानी का महल की बात आती है तब मैं एक बार आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए आपको ये जो बात याद दिलाई है। 1708 में देवबारी समझौता होता है। अमर सिंह सेकंड मेवाड़ का शासक रहता है, अजीत सिंह मारवाड़ का शासक रहता है, और इधर से यानी जो आमेर से रहता सवाई जय सिंह। ये जो सिसोदिया रानी के महल के भित्ति चित्रण हो रहे हैं जो किए जा रहे हैं माधो सिंह के समय में किए जा रहे हैं, ये जो माधो सिंह की माता जी थे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके जो गलता जी के मंदिरों में भित्ति चित्रण होता है माधो सिंह के समय में, तो ये भी आप बात लिख सकते हो। माधो सिंह के समय में गलता जी के मंदिरों में भित्ति चित्रण किया जाता है। ठीक है, इजी फैक्ट है, इजी लाइन है यार, इतना तो आप कर सकते हो। हर एक बात बोर्ड पर लिखना आवश्यक नहीं है, जो कोई टफ लगता है तो मैं खुद ही लिखने की कोशिश करता हूँ। जैसे पुंडरीक हवेली है तो मैं खुद लिख दी। ये बात हो चुकी है माधो सिंह की। अब बात आती है प्रताप सिंह की। तो प्रताप सिंह का जो शासन काल था चित्र यानी जयपुर चित्रकला का सवर्ण काल कहलाता है। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, लिखने की तो कोई जगह है नहीं। देखिए मैं बोलकर कोशिश करूँ या फिर मैं मिटाकर कोशिश कर सकता हूँ, भाई यही हो सकता है। यहाँ पर लिखता हूँ प्रताप सिंह का जो शासन काल था जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल था। ठीक है, प्रताप सिंह का जो शासन काल जयपुर चित्रकला का या आमेर चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। देखिए इन्होंने जो प्रताप सिंह है, तो प्रताप सिंह ने जो चित्रकला स्कूल की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है। प्रताप सिंह ने चित्रकला स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है, जो लालचंद जो चित्रकार था इनके समय में, इंपॉर्टेंट फैक्ट है चित्रकला के संदर्भ में, तो लालचंद जो चित्रकार था इनके समय में, वो जो पशुओं की जो लड़ाई का चित्रण करता था। आप लिख लेना। अपन देखे जब राजवंश पढ़ रहे थे, जब यानी तो जयपुर का जो पढ़ रहे थे, उस समय जब लाल यानी जो प्रताप सिंह की बात आती है तो हवा महल की भी बात किए थे। हवा महल का वास्तुकार रहता है लालचंद उस्ता। ये जो चित्रकार है लालचंद, ये अलग है, ये चित्रकार है, वो वास्तुकार है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, लालचंद और लालचंद उस्ता अलग अलग हैं। दोनों एक ही जो शासक के समय में रहते हैं। वो जो हवा महल का वास्तुकार है ये लालचंद है। पशुओं की लड़ाई का चित्र करता है सर्वाधिक। तो लालचंद जो चित्रकार है प्रताप सिंह के समय में चित्रकार रहता है, चित्रकारी करता है, लेकिन सर्वाधिक चित्रकारी करता है पशुओं की लड़ाई का, यानी पशुओं को लड़ाना उसको काफी पसंद होगा। भाई पशुओं को आपस में लड़ाता होगा, आप भी देखते होंगे भाई सड़कों पर पशु किस प्रकार से लड़ते रहते हैं। ये बात हो चुकी है जयपुर चित्रकला की। जयपुर चित्रकला की जो शासकों के समय में किस प्रकार से चित्रकारी की जाती है, थोड़ी सी मैं मौखिक बताने की कोशिश करूंगा। जयपुर चित्रकला की विशेषताएं और जो इन यहाँ के जो चित्रकार है उनका नाम बताने की कोशिश करूंगा। जयपुर चित्रकला की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है रंगों की। भाई कौन कौन से रंग यहाँ पर प्रयोग में लिए जाते थे, जो कौन कौन से रंग काम में लिए जाते थे चित्रकारी के दौरान, या चित्रों में कौन कौन से रंग भरे जाते हैं। तो लाल, पीला, हरा और केसरिया। ठीक है, लाल, पीला, हरा और केसरिया, लाल, पीला, हरा और केसरिया। ठीक है, समझ में आ गए होंगे कौन कौन से रंग भरे जाते थे जयपुर चित्रकला में। हाशिए में गहरा लाल रंग, हाशिया में पहले बता चुका हूं आपको। तो हाशिए में जो गहरा लाल रंग भरा जाता है जयपुर चित्रकला के दौरान, जयपुर चित्रकला में मुगल शैली का अधिक प्रभाव दिखाई देता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा सा समझने की भी कोशिश कर सकते हो, माइंड भी लगा सकते हो यार। इनका जो
संबंध रहा था मुगलों से काफी अच्छा रहा था। शुरू में ही ये सबसे पहले आमेर वाले अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अब आप भी समझ सकते हो मुगलों से अच्छा संबंध है तो मुगलों की जो शैली है उसको थोड़ी बहुत एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। मुगलों के अधीनता में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी जो परिदृश्य है, उनका भी जो शैली का जो यानी जो सब्जेक्ट हैं, जो विषय हैं, वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। तो थोड़ा सा आप भी समझ सकते हो इनके संबंध काफी अच्छे थे मुगलों से, यानी वैवाहिक संबंध भी काफी चलते थे इनके बीच में। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं जो मुगल शैली का जो प्रभाव रहता है। इसके बाद में आगे और बात करते हैं भित्ति चित्रण और उद्यान चित्रण। भित्ति चित्रण और उद्यान चित्रण किए जाते हैं आमेर शैली में। उद्यान चित्रण देके थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, उद्यानों के जो चित्रण किए जाते हैं आमेर शैली में, और भित्ति चित्रण अपन लगभग पढ़ते आ रहे हैं, दीवारों का चित्रण। इसके बाद में बात आती है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन आप शायद थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो तो कर सकते हो अगर ऑप्शन में आ जाता है तो। यहाँ पर हाथियों का चित्रण किया जाता है। ठीक है, आमेर जयपुर चित्रकला शैली में हाथियों का चित्रण किया जाता है, एलिफेंट। ठीक है, अब आपके माइंड में एक बात और आ जानी चाहिए कि जो हाथी गांव है, ठीक है, तो आमेर के कुंडा गांव में है। ठीक है, आमेर में एक गांव पड़ता है कुंडा, वहां पर हाथी गांव है। तो देखिए जो मुझे लगता है जहां तक जो राजस्थान में अगर कोई भी रियासत और जो कोई भी किलों की बात आती है तो हाथियों की सवारी शायद आमेर में ही करवाई जाती है। ठीक है, आमेर के जो किले में जो हाथियों के द्वारा सवारी करवाई जाती है, ऊपर ले जाया जाता है। ठीक है, कुछ जो भी फीस वगैरह लगती है वो पे करना पड़ता है। इसके देखिए जो यह हाथी गांव है ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। ये साइड में बॉक्स बना के लिख लेना कि जो राजस्थान में हाथी गांव कहाँ पर है। तो देखिए जो कुंडा, ये गांव पड़ता है, कुंडा गांव है, आमेर में है। तो ये जो हाथी गांव है यहाँ पर हाथी गांव कुंडा है। ठीक है, इसको हाथी गांव के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद में बात आती है आदम का चित्रण। अभी बात कर चुके हैं, ईश्वरी सिंह के समय में आदम का चित्रण किया गया था, तो आप यहाँ पर लिख लेना आदम का चित्रण किया गया है। इसके बाद में बात आती है कि एक जो इंपॉर्टेंट सा फैक्ट, आप थोड़ा सा मजाकिया फैक्ट भी हो सकता है, जो यहाँ पर जो पुरुषों का जो चित्रण किया जाता था, पुरुषों को दाढ़ी विहीन दिखाया गया है। ठीक है, आमेर चित्रकला शैली का जो चित्रण किया गया है, जिनमें पुरुषों का चित्रण किया गया है, उन चित्रों में पुरुषों को दाढ़ी विहीन, बिना दाढ़ी के, यानी दाढ़ी क्लीन सेव कह सकते हैं, यानी क्लीन सेव में है बंदा, कोई भी जो चित्रण किया गया है जो पुरुष है। ठीक है, तो मॉडर्न एक प्रकार से जयपुर पहले से ही था, बिना दाढ़ी के दिखाया जाएगा, चिकना दिखाया जाएगा बंदे को। ठीक है, इसके बाद में बात आती है चित्रकारों की। देखिए जो चित्रकारों की बात करते हैं तो चित्रकारों के आप नाम लिख सकते हो, जो भी है रामजी दास एक चित्रकार लिख सकते हो। जयपुर चित्रकला के जो मुख्य चित्रकारों की बात आती है, रामजी दास, लालचंद कुशला भी एक चित्रकार है। ठीक है, रामजी दास, लालचंद कुशला, और एक चित्रकार है लालजी, मोहम्मद भी एक चित्रकार है। ठीक है, मोहम्मद एक चित्रकार है, मोहम्मद। इसके बाद में बात आती है गोपाल, और जो चित्रकारों के और नाम लिख सकते हो, उदय लिख सकते हो। इसके बाद में बात आती है हुक्मा। ठीक है, हुक्मा, हुक्मा जैसे लिख सकते हो आप जीवन। गोपाल आप लिख लिए होंगे, इजी सा नाम है, हुक्मा, जीवन, गोपाल। लाल जी आप लिख लिए होंगे, लालचंद आप लिख लिए होंगे, कुशला आप लिख लिए होंगे, रामजी दास आप लिख लिए होंगे, राम सेवक आप लिख लिए होंगे, चिमना, एक नाम चिमना भी लिख लेना। ठीक है, तो ये चित्रकार है, मुख्य मुख्य चित्रकार है, इनके जो अपन बात कर लिए हैं। इसके बाद में देखिए जो ये जो आमेर चित्रकला ये कंप्लीट हो चुकी है, आमेर यानी जो जयपुर चित्रकला भी अपन कह सकते हैं, तो ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में बात आती है अलवर चित्रकला शैली की। देखिए अलवर चित्रकला शैली की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले जो उधर अपन जो राजवंश पढ़ रहे थे तब अपन बात किए थे कि प्रताप सिंह, तो ये माचड़ी का सामंत था, किस प्रकार से ये अलवर जाता है और भरतपुर वालों को हराकर यानी अलवर पर अधिकार करता है, ये अपन पहले राजवंश पढ़े थे तब बात कर चुके हैं। तो अलवर चित्रकला की बात करते हैं, प्रताप सिंह के समय से बात करते हैं।
देखिए जो प्रताप सिंह की अपन बात करते हैं सबसे पहले, तो प्रताप सिंह यहाँ से 2 चित्रकार लेकर जाता है, ठीक है। प्रताप सिंह अपने साथ 2 चित्रकार लेकर जाता है अलवर में, जो जयपुर से लेकर जाता है, जो माछेड़ी का सामंत था। तो वो दो चित्रकार लेकर जाता है, उनके नाम थे, एक का नाम था शिव कुमार और एक का नाम था डालू राम, ठीक है। तो आप नोट करके लिख लेना कि इनके साथ, इन प्रताप सिंह की बात आती है तो इनके साथ 2 चित्रकार, ब्रैकेट में दोनों का नाम लिख लेना, डालू राम और शिव कुमार, 2 चित्रकार जयपुर से अलवर आ जाते हैं, ठीक है, ये लिख लेना, या जयपुर से अलवर जाते हैं, आपको जैसा लगे, आते हैं या चले जाते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अपन यहाँ पे जयपुर में हैं तो अपन यही लिखना चाहेंगे, कहना चाहेंगे जयपुर से अलवर चले जाते हैं। अगर अपन अलवर में बैठकर पढ़ते हैं तो बात आती है जयपुर से अलवर आ जाते हैं, वो आपकी चिंता है, आप कैसे लिखते हो, ठीक है। जो प्रताप सिंह के समय में राजगढ़ का एक शीश महल है, तो वहां के भित्ति चित्रण किया जाता है, यानी जो राजगढ़ में शीश महल है, इस शीश महल के भित्ति चित्रण किए जाते हैं, ठीक, समझ में आ गया होगा। प्रताप सिंह के समय राजगढ़ का जो शीश महल है, इसका भित्ति चित्रण किया गया है। बात आती है नेक्स्ट शासक की, तो बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह के बारे में वापस आपको याद आ जाना चाहिए कुछ ना कुछ, मुंशी महारानी दासी, ठीक है, तो ये है अलग बातें। लेकिन बख्तावर सिंह की बात आती है तो बख्तावर सिंह के समय में भी आप लिख लेना, राजगढ़ के जो शीश महल का भित्ति चित्रण किया जाता है, सेम जो लाइन है, तो इनके समय में भी, जो बख्तावर सिंह के समय में भी राजगढ़ के शीश महल का भित्ति चित्रण किया जाता है, यानी दोनों के समय राजगढ़ का जो शीश महल है इसके भित्ति चित्रण किए जाते हैं, तो आप लिख लेना ये बात। एक जो चित्रण किया गया स्पेशल, थोड़ा सा स्पेशल बात है, बख्तावर सिंह के समय में एक चित्रण किया गया है, उस चित्रण में बख्तावर सिंह को नाथों, फकीरों और सन्यासियों के साथ वार्तालाप, नाथ संप्रदाय जो नाथ होते हैं, तो उस चित्रण में बख्तावर सिंह को नाथों के साथ, फकीरों के साथ, सन्यासियों के साथ वार्तालाप करते हुए दिखाया गया है या चित्रण किया गया है। अब आप लिख लेना यार, आप भी समझ सकते हो किस प्रकार से नोट डालना है, किस प्रकार से लाइन लिखनी है। एक चित्रण में बख्तावर सिंह को नाथों ओब्लिक फकीरों ओब्लिक सन्यासियों के साथ वार्तालाप करते हुए दिखाया गया है, ये लाइन लिखनी है आपको। क्वेश्चन बन जाए कि अलवर के किस शासक को फकीरों, सन्यासियों और नाथों के साथ वार्तालाप करते हुए चित्रित किया गया है, तो बख्तावर सिंह, ठीक है, तो ये इस प्रकार का फैक्ट है। इसके बाद में बात आती है विनय सिंह की। देखिए विनय सिंह की बात आती है तो लिखने की कोशिश करना, विनय सिंह हेडिंग डाल सकते हो आप। विनय सिंह का जो शासन काल है अलवर चित्रकला का स्वर्ण काल या गोल्डन पीरियड कहलाता है, ठीक। विनय सिंह का जो टाइम पीरियड है अलवर चित्रकला का स्वर्ण काल या गोल्डन पीरियड कहलाता है, तो आप लिख लेना ये बात भी, ठीक है। तो अब इसके बाद में अपन बात करते हैं जो विनय सिंह के समय में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आ रहा है आपके सामने, झेलने की कोशिश करना, लिखने की कोशिश करना, माइंड में बिठाने की कोशिश करना। विनय सिंह के समय में बलदेव और जो गुलाम अली दो चित्रकार हैं, ठीक है, बलदेव और गुलाम अली नामक 2 चित्रकार हैं। एक राइटर है शेख सादी, शेख सादी की पुस्तक है गुलिस्ता, ठीक है, देखिए समझने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन आएगा कि शेख सादी की पुस्तक गुलिस्ता का चित्रण किस रियासत में किया जाता है, या अलवर रियासत के किस राजा के शासनकाल में किया जाता है, या विनय सिंह के समय किन चित्रकारों के द्वारा यह चित्रण किया जाता है, ठीक है, यह बात है, क्वेश्चन की बात बताती है।
विनय सिंह के समय में या विनय सिंह के शासनकाल में बलदेव और गुलाम अली नामक चित्रकारों ने शेख सादी की पुस्तक गुलिस्ता का चित्रण किया या चित्रण किया था। देखिए आप लिख लिए होंगे, मुझे आशा है सही तरीके से आपकी बात समझ में आई होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गुलिस्ता किसकी पुस्तक है, तो शेख सादी की पुस्तक है। निम्नलिखित में से शेख सादी की पुस्तक कौन सी है, तो गुलिस्ता है। ये चित्रकला के अलावा भी इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। और विनय सिंह जो अलवर के राजा है, अलवर रियासत में विनय सिंह के समय में दो चित्रकार बलदेव और गुलाम अली, इन दोनों के द्वारा शेख सादी की पुस्तक जो गुलिस्ता है इसका चित्रण किया जाता है। अब आपकी जिम्मेदारी, आप कैसे समझते हो, कैसे आप लिखते हो, ठीक। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे जो शिवदान सिंह जो शासक रहते हैं, शिवदान सिंह, ठीक है। अब शिवदान सिंह के समय की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो शिवदान सिंह है, इनके समय में काम शास्त्र जो कोई पुस्तक है, तो काम शास्त्र का चित्रण किया जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि काम शास्त्र पुस्तक का चित्रण किस शासक के शासनकाल में अलवर रियासत में किया जाता है, तो शिवदान सिंह के समय में किया जाता है। काम शास्त्र जो पुस्तक है इसका चित्रण किस रियासत में किया जाता है, अलवर रियासत में किया जाता है, ठीक है। यह काम शास्त्र का जो चित्रण है ये किस रियासत से संबंधित है, किस रियासत की चित्रकला से संबंधित है, तो अलवर चित्रकला से संबंधित है। तो शिवदान सिंह के समय में काम शास्त्र नामक पुस्तक का चित्रण किया जाता है। इनके समय में नफीरी वादन का भी चित्रण किया जाता है। नफीरी वादन, नफीरी वादन में बताऊं आपको क्या होता है, ठीक। शिवदान सिंह के समय में नफीरी वादन, देखिए मुझे शायद लग रहा है भाई आपको दिख रहा होगा, शायद दिख रहा है मुझे, यानी आपको भी दिख रहा है। तो शिवदान सिंह के समय में नफीरी वादन का चित्रण किया जाता है। नफीरी वादन कहते हैं शहनाई बजाते हुए, ठीक है, शहनाई बजाना, नफीरी शहनाई कहते हैं, ठीक है। तो नफीरी वादन का मतलब यहाँ पर है शहनाई बजाते हुए चित्रण किया गया है शिवदान सिंह के समय में, ठीक है। तो अब नफीरी वादन ब्रैकेट में लिख लेना, शहनाई बजाते हुए का चित्रण किया गया है। किसके समय में किया गया है, शिवदान सिंह के समय में। क्वेश्चन बनेगा नफीरी वादन का चित्रण किस शासक के शासनकाल में किया गया है, किस रियासत में किया गया है, तो शिवदान सिंह के समय में अलवर चित्रकला में किया गया है। इसके बाद में बात आती है आगे अलवर चित्रकला की विशेषताएं। अलवर चित्रकला की विशेषताओं में आप लिख सकते हो लघु चित्रण किया गया है, ठीक है। अलवर चित्रकला में लघु चित्रण किया गया है, चिकने रंगों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। फर्स्ट जो विशेषता लघु चित्रण किया गया है, चिकने रंगों का प्रयोग किया गया है। जो अलवर चित्रकला है इस पर मुगल, आमेर और ईरानी शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है। जो अलवर चित्रकला है इस जो चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है, आमेर शैली का प्रभाव दिखाई देता है और ईरानी शैली का प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। चिकने रंगों का प्रयोग होता है, ये मैं आपको बता दिया। हाशिए में, ठीक है, हाशिए में बैल बूटों का चित्रण किया गया है। हाशिया जो मैं बताऊं आपको वापस, हाशिया इस प्रकार से हाशिया है। पहले अपन जो हाशिए में रंग बढ़ते आए हैं, अब बात आ रही है बैल बूटों का चित्रण किया गया है, ठीक है। इस प्रकार से बैल बूटों का चित्रण किया जाता है, ठीक है। ये समझने की कोशिश करना। तो हाशिए में बैल बूटों का चित्रण हो गया, और कर देता हूं लोग, ये बैल बूटे हो गए, ठीक है। जैसे चित्रकारी करना चाहो वैसे आप कर सकते हो। इसके बाद में और बात करते हैं योगासन चित्रण, ठीक है। अलवर वाले भाई योग में पहले से ध्यान देते आ रहे हैं। तो योगासन का चित्रण किया गया अलवर चित्रकला में। मानव की शकल, ये थोड़ी सा अजीब सा फैक्ट है, तो मानव की शकल आम की जैसे दिखाई देती है, जो चित्रित की गई है। ये मानव शकल को आम के जैसे, जो खाने वाला आम मैंगो, ठीक है, तो मानव शकल आम जैसी चित्रित की गई है। एक फैक्ट और लिख लेना, वेश्याओं का चित्रण हुआ है अलवर चित्रकला, ठीक है। वेश्याओं का चित्रण किया गया है अलवर चित्रकला में। इसके बाद में बात आती है चित्रकारों की, तो मूलचंद,
बलदेव आप लिख लेना। मूलचंद का एक जो मैं बताऊं इसलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ, वैसे नाम इजी है। बलदेव आप लिख लेना चित्रकार। मूलचंद जो हाथी दांत पर चित्र बनाता है, ठीक है। जो मूलचंद है जो चित्रकार था उस समय, तो ये हाथी दांत पर चित्र बनाता था, ठीक है। अलग अलग जो चित्रकार होते हैं अपनी अपनी कला में माहिर होते हैं। आप देख सकते हो कुछ लोग हैं जो गले में कुछ पहनने वाले जो होते हैं लॉकेट वगैरह, उनमें आप देख सकते हो, देखना चाहो तो कभी जो चावल वगैरह होते हैं तो चावल के एक दाने पर आप खुद का नाम लिखवा लेते हैं, तो खुद वो नाम लिखने वाले उनकी भी तो कला होती है ना, उस चावल के एक दाने पर बंदे का नाम, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश करना। तो ये हाथी दांत पर चित्रकारी कर देता था भैया। नंदलाल एक चित्रकार है अलवर चित्रकला शैली का। उसके बाद में छोटे लाल जो यानी चित्रकार है, जमुना दास है, नानग्राम है, बक्साराम है, जगमोहन है, रामसाई नेपालिया है। इसके बाद में बात आती है शालिग्राम है जो चित्रकार है, नानग्राम, बक्साराम, इनकी अपन बात कर लिए हैं। तो ये मुख्य मुख्य चित्रकार है, ठीक है। तो आप लिखने की कोशिश करना। अब बात आती है शेखावटी चित्रकला की, ठीक है। शेखावटी चित्रकला की बात आती है तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है शेखावटी, ठीक है। ये लिख लेना भाई, जो वापस लिख लेना शेखावटी चित्रकला की हेडिंग डाल के। शेखावटी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है, ये भी लिख लेना वापस, ठीक है। ठीक है, ये दोनों फैक्ट आप लिख लिए होंगे कि शेखावटी यानी जो शेखावटी हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। ओपन आर्ट गैलरी आप लिख लिए होंगे, पिछली जो अपन जो हवेलियों वाली क्लासेस पढ़े थे उनमें अपन बात किए थे। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि नीले रंगों का प्रयोग किया जाता है शेखावटी चित्रकला में, ठीक है। शेखावटी चित्रकला में नीले रंगों का, ब्लू कलर का जो प्रयोग किया जाता है, लिखने वाला फैक्ट है नहीं, आप खुद लिख लेना, ठीक है। इसके बाद में और बात आती है तो शेखावटी जो चित्रकला है इस पर यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। शेखावटी चित्रकला पर यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है। इसके बाद में बात आती है नादिनला, एक फ्रांसीसी विद्वान है, एक फ्रांसीसी कैंडिडेट है, नादिनला प्रिंस। ठीक है, ये फ्रांसीसी बंदा है नादिनला जो प्रिंस है। ये जो शेखावटी की जो चित्रकला है, ठीक है, जो फतेहपुर की जो हवेलियों के जो भित्ति चित्र है, ठीक है, अपन पहले पढ़ चुके हैं फतेहपुर। तो फतेहपुर की जो हवेलियां हैं उनके जो भित्ति चित्र है उनके संरक्षण के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, ठीक है। आप पूरा जो वाक्य लिख लेना, नादिनला प्रिंस ब्रेक में फ्रांसीसी लिख लेना। नादिनला प्रिंस ने फतेहपुर की जो हवेलियों के भित्ति चित्रों का संरक्षण के लिए काम किया, ठीक है। भित्ति चित्रों के संरक्षण का काम किया है। क्वेश्चन बन सकता है भाई, जो फ्रांसीसी जो विद्वान जो कोई भी जो नादिनला प्रिंस है किस चित्रकला से जुड़ा हुआ है, किस चित्रकला से संबंध रखता था, तो ये शेखावटी चित्रकला से रखता है। तो फतेहपुर की जो हवेली को भित्ति चित्रण है उनके संरक्षण के लिए ये काम करता है, एक अलग सा जो फैक्ट है। इसके बाद में बात आती है देवा नामक चित्रकार, पहले अपन लिख लिए हैं जो हवेलियां पढ़े थे उस समय, उदयपुर वाटी झुंझुनू की जो हवेली पढ़ चुके हैं। उदयपुर वाटी झुंझुनू में जोगीदास की छतरी यानी अपन छतरी पढ़े हैं। तो ये देवा नामक जो चित्रकार है देखिए, जोगीदास की जो छतरी है इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। उदयपुर वाटी झुंझुनू में है तो वहां पर जोगीदास की छतरी है। तो देवा नामक जो चित्रकार है ये जोगीदास की छतरी के भित्ति चित्र बनाता है, ठीक है। देवा नामक चित्रकार उदयपुर वाटी झुंझुनू में
जोगीदास की छत्री के भित्ति चित्र बनाता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये बात आप लिख लिए होंगे। ये बात हो चुकी है शेखावटी चित्रकला की। इसके बाद में बात करते हैं उनियारा चित्रकला। उनियारा एक जयपुर रियासत का ही ठिकाना हुआ करता था, तो ये भी आप लिख सकते हो, ज्यादा फैक्ट नहीं है। उनियारा चित्रकला आप लिख लेना ब्रैकेट में, ये जो नोट डाल गए। उनियारा जयपुर का ठिकाना हुआ करता था। नरुका शाखा का शासन हुआ करता था यहाँ पर। कछवा वंश की नरुका शाखा का जो शासन हुआ करता था, ठीक है। कछवाओं की एक शाखा थी, जैसे अपन चौहानों की पढ़ते हैं, यानी जो देवड़ा शाखा पढ़ते हैं, ठीक है, सोनागरा पढ़ते हैं, इसी प्रकार से कछवा वंश की नरुका शाखा है। इस शाखा का शासन उनियारा ठिकाने में रहा था। बात आती है ढूंढाड़ और बूंदी शैलियों का मिश्रण दिखाई देता है। जो उनियारा चित्रकला है, इस चित्रकला पर ढूंढाड़ और बूंदी शैलियों का मिश्रण दिखाई देता है। ढूंढाड़ तो अपन पढ़ ही रहे हैं, तो ढूंढाड़ का तो दिखाई देगा, साथ में ही बूंदी चित्रकला का भी प्रभाव या बूंदी शैली का भी प्रभाव दिखाई देता है। तो आप लिख देना ढूंढाड़ और बूंदी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। इसके बाद में अपन और बात करते हैं मुख्य चित्रकारों की, और ज्यादा कोई फैक्ट नहीं है इसके। तो मुख्य चित्रकारों की बात आती है तो भीमा यानी धीमा भीम। देखिए दो चित्रकारों के नाम तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, आप और जो चित्रकार हैं वो लिख सकते हो। जैसे काशी रामलखन है, मीर बख्श है। मीर बख्श का एक चित्र बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए धीमा और भीम को आप लिख लो, इंपॉर्टेंट सब चित्र हो जाता है, चित्रकार हो जाते हैं, ठीक है। मीर बख्श चित्रकार का नाम लिखकर, यानी आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, इसका चित्र है, मुख्य चित्र है राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी का चित्र, ठीक है। सांप्रदायिक सद्भावना जैसा कुछ लग रहा नहीं है क्या आपको? तो मीर बख्श जो नाम है उस पर देखिए, नाम देखिए उसका, और जो चित्र बना रहा है राम, लक्ष्मण और जो सीता जी और हनुमान जी का, ठीक है। तो ये मुख्य चित्र है मीर बख्श का। काशी और रामलखन भी दो चित्रकार लिख सकते हो। यह हो चुकी है ढूंढाड़ चित्रकला कंप्लीट। इसके बाद में बात करते हैं हाड़ौती चित्रकला की। मुख्यतः अपन हाड़ौती चित्रकला में पढ़ेंगे बूंदी और कोटा चित्रकला। ज्यादा नहीं है फैक्ट बूंदी यानी हाड़ौती चित्रकला के, यानी कम ही फैक्ट है, तो उनकी बात कर लेते हैं हम। देखिए हाड़ौती चित्रकला में सबसे पहले बात करते हैं बूंदी चित्रकला की। तो बूंदी चित्रकला स्टार्ट होती है सूरजन के समय में। बूंदी का जो शासक अपन पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं पर अपन बूंदी के जब राजवंश पढ़ रहे थे उस समय पढ़ चुके हैं सूरजन। तो देखिए जो बूंदी चित्रकला सूरजन के शासनकाल में स्टार्ट होती है, ठीक है। सूरजन के समय में, सूरजन के शासनकाल में प्रारंभ होती है बूंदी चित्रकला। इसके बाद में बात करते हैं शत्रुसाल की। आगे शासक बनता है शत्रुसाल। देखिए अपन पहले बात जैसे जैसे करते रहे हैं वैसे ही वो जो फैक्ट अपने को अपने सामने आते जाएंगे। तो शत्रुसाल आगे शासक बनता है, रंग महल का ये निर्माण करवाता है, ठीक है। रंग महल का निर्माण करवाता है शत्रुसाल। अपन पहले बात कर चुके हैं, शायद अपन महल जो छत्रियां जो हवेलियां वगैरह जो पढ़ रहे हैं उस समय बात कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं अपन राजवंश में भी बात कर चुके हैं थोड़ी बहुत इनकी। तो शत्रुसाल जो यहाँ पे शासक रहता है, ये रंग महल का निर्माण करवाता है। रंग महल के भित्ति चित्र प्रसिद्ध है, ठीक है। शत्रुसाल लिखकर यानी हेडिंग डाल के रंग महल का निर्माण करवाता है शत्रुसाल, और रंग महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये फिर ध्यान रखना है इनका। इसके बाद में बात आती है उम्मेद सिंह, ठीक है। उम्मेद सिंह की बात करते हैं अपन। उम्मेद सिंह ने भी कुछ ना कुछ तो करवाया वो, जब शत्रुसाल ने ही करवा दिया। तो उम्मेद सिंह का जो शासनकाल है बूंदी सवन यानी बूंदी चित्रकला का सवन काल कहलाता है,
ठीक है। उम्मेद सिंह का शासनकाल बूंदी सवर्ण यानी बूंदी चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है, गोल्डन पीरियड कहलाता है। देखिए जो स्वर्णकाल जो गोल्डन पीरियड है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं उम्मेद सिंह के द्वारा चित्रशाला का निर्माण करवाया जाता है, ठीक है। उम्मेद सिंह के द्वारा चित्रशाला का निर्माण करवाया जाता है। ये चित्रशाला है भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाती है, यानी अपन पहले बात कर चुके हुए से, ठीक है। उम्मेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया था। जो चित्रशाला है भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाती है, ठीक है। उम्मेद सिंह द्वारा चित्रशाला का निर्माण करवाया गया। अपने को यहाँ पर यही लिखना है, ब्रैकेट में लिख लेना, भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाती है चित्रशाला। इसके बाद में बात आती है उम्मेद सिंह का एक चित्र किया गया है, एक चित्रण किया गया है, एक चित्र बनाया गया है, ठीक है। उम्मेद सिंह को जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्रित किया गया। आप एक नोट डाल के लिख लेना, एक जो फैक्ट लिख लेना, एक जो वाक्य लिख लेना। उम्मेद सिंह को जंगली सुअर अपन देखिए कहीं पर तो आंदोलन भी पड़ चुके हैं इन जंगली सुअरों के चक्कर में। इन जंगली सुअरों ने किस प्रकार से उत्पात मचाया और फिर किसान लोग विद्रोह करते हैं, तो वही जंगली सुअर है। तो उम्मेद सिंह को एक चित्र में जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्रित किया गया है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो फैक्ट हो चुके हैं शासकों के जो चित्रकला के संदर्भ में क्या क्या किया जाता है हाड़ौती चित्र यानी जो बूंदी चित्रकला में, ठीक है। अब बात आती है जो बूंदी चित्रकला की विशेषताओं, जो बूंदी चित्रकला की विशेषता या विशेषताएं आप हेडिंग डाल सकते हो, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए बूंदी जो चित्रकला है, इस चित्रकला पर मेवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। बूंदी चित्रकला शैली पर मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रभाव दिखाई देता है। पास में ही पड़ती है, थोड़ा बहुत तो फर्क आता ही है पड़ोसियों का, ठीक है। मेवाड़ चित्रकला या मेवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई देता है। दक्षिण चित्र शैली का प्रभाव दिखाई देता है। दूसरी जो विशेषता है जो बूंदी चित्रकला शैली पर दक्षिण चित्रकला है, दक्षिण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। अब दक्षिण की बात आती है, वही भाई जो अपन पहले बात करते आ रहे हैं कि जो ये राजा होते थे, इनका जो मुगलों के अधीन था में ये जो अभियानों पर जाते रहते थे, वे साउथ में जो पोस्टिंग कर दी जाती थी, जो गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता था, तो फिर साउथ में जाते, साउथ की जो व्यवस्था को देखते, साउथ की जो शैलियों को देखते, ठीक है। तो यहाँ पर भी आकर कुछ ना कुछ उनके जैसा साउथ के जैसा करवाने की सोचते, तो फिर भाई जो साउथ या जो दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई देगा। अपन कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं शायद अनिरुद्ध सिंह, ठीक है। अनिरुद्ध सिंह जो साउथ में उनकी पोस्टिंग रहती है, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो अनिरुद्ध सिंह। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे प्रकृति चित्रण किया गया है। प्रकृति चित्रण जो बूंदी चित्रकला शैली में सर्वाधिक किया गया है। इसके बाद में हरा और लाल रंग, ठीक है, यानी हरे और लाल रंग का प्रयोग किया गया है बूंदी चित्रकला में, हरे और लाल, ग्रीन और रेड, ठीक है। इसके बाद में बात आती है मतीराम की जो पुस्तक, ठीक है, एक यानी आप कमेंट बॉक्स में ऐड करो, देखा मतीराम की जो पुस्तक अपन और कहां पर पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर मतीराम की जो पुस्तक है रसराज, उसका भी चित्रण किया गया है बूंदी चित्रकला शैली में। मतीराम की पुस्तक है यानी जो मतीराम की जो पुस्तक है रसराज, उसका चित्रण किया गया है। देखिए केले, खजूर और सरोवर का चित्रण भी किया गया है, ठीक है। केले, खजूर और सरोवर का चित्रण भी किया गया है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है मुख्य चित्रकारों की। मुख्य चित्रकार है रामलाल, ठीक है। रामलाल है, किशन है, अहमद है, ठीक है। रामलाल, किशन, अहमद, सुरजन। सुरजन यहाँ के राजा भी पढ़े हैं अपन, ठीक है। सुरजन ये रहा, प्रारंभ होता है सुरजन के शासनकाल में, जो बूंदी चित्रकला प्रारंभ होती है। तो सुरजन यहाँ पर एक चित्रकार भी, न कि भाई राजा थोड़ी ना वे चित्रकार, तो सुरजन चित्रकार भी है। तो सुरजन चित्रकार है, रामलाल है, अहमद है, किशन है, साधुराम है, ठीक है। तो ये बात हो चुकी है। देखिए इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे भाई कोटा चित्रकला की। बूंदी की अपन कंप्लीट कर लिया है। कोटा चित्रकला की अपन बात करना चाहे तो कोटा चित्रकला यानी कंप्लीट होते ही जो राजस्थान की जो चित्रकला अपनी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद में बात करते हैं कोटा चित्रकला की, आप हेडिंग डाल सकते हो। तो कोटा चित्रकला राम सिंह के समय में जो प्रारंभ होती है।
कोटा चित्रकला की हेडिंग डाल लो आप। कोटा चित्रकला में सबसे पहले बात करते हैं राम सिंह। राम सिंह की बात आती है, राम सिंह के समय में कोटा की चित्रकला प्रारंभ होती है। आप लिखे ना, कोटा की चित्रकला या कोटा चित्रकला राम सिंह के शासनकाल में प्रारंभ होती है। बात आती है नेक्स्ट शासक की, भीम सिंह। भीम सिंह के समय में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव काफी रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। अपन भीम सिंह के बारे में थोड़ी बहुत और बातें भी कर चुके हैं पहले, तो यहाँ पर तो लिखने की आवश्यकता तो है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको याद कर लेना चाहिए। जो कोटा का नाम बदलकर नंदग्राम कर देता है, ठीक है, शेरगढ़ का नाम बदलकर बरसाना कर देता है, और खुद का नाम बदलकर कृष्णदास कर लेता है, ये वही भीम सिंह है। ठीक है, देखिए 12 में सांवरिया जी का मंदिर बनवाता है, ठीक है, ये भीम सिंह वही है। तो भीम सिंह के समय में बात आती है तो आप लिख सकते हो, भीम सिंह के समय में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव सर्वाधिक रहता है, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था। इसके बाद में बात आती है श्री कृष्ण जी के चित्र ज्यादा बनाए जाएंगे। जब वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है इनके समय में, तो श्री कृष्ण जी के चित्र सर्वाधिक बनाए जाएंगे। तो ये इफेक्ट है, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव ज्यादा था और भगवान श्री कृष्ण जी के चित्र किए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं। इसके बाद में बात आती है उम्मेद सिंह की। उम्मेद सिंह की बात आती है तो उम्मेद सिंह के समय में कोटा चित्रकला का स्वर्ण काल रहता है, गोल्डन पीरियड रहता है। ठीक है, उम्मेद सिंह का शासनकाल कोटा चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है, या रहता है, या गोल्डन पीरियड रहता है, या कहलाता है। इसके बाद में बात आती है कोटा चित्रकला की विशेषताओं की। देखिए कोटा चित्रकला की विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो आप लिख लीजिए, नारी सौंदर्य का अधिक चित्रण किया गया है। कोटा चित्रकला में नारी सौंदर्य का चित्रण अधिक किया गया है, फर्स्ट जो विशेषता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आप लिख सकते हो कि जो शिकार के दृश्यों का चित्रण किया गया है। ठीक है, शिकार के दृश्यों का चित्रण किया गया है। इसके बाद में बात आती है कि महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया है। अब देखिए थोड़ा सा आप सोच सकते हो, यानी नारी शक्ति के बारे में, यानी महिलाओं को कितनी अथॉरिटी दी गई है यहाँ पर कि महिलाएं भी शिकार कर रही है। अपन ये जो विशेषता है और किसी जो चित्रकला शैली में शायद नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ पर महिलाओं को कुछ न कुछ थोड़ी ज्यादा अथॉरिटी दी जाती होगी, वे आप भी शिकार कर सकते हो। वैसे अपन पहले पढ़ चुके हैं कि मेजन कोटा की जो छात्राओं ने यानी जो थाने पर अधिकार कर लिया था, रामपुरा जो थाना था वहां पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस प्रकार से कोटा वाली जो छात्राएं थी, महिलाएं, तो थोड़ी शक्तिशाली होगी। तो याद करने के लिए कुछ ना कुछ फंडा अपना लिया करो भाई। ठीक है, तो महिलाओं को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे और कि हल्का जो हरा रंग भरा गया है, ये जो चित्रों में हल्का हरा रंग यूज किया गया है, पीला और नीले रंगों का प्रयोग किया गया है। हल्का हरा, ठीक है, हल्का हरा रंग प्रयोग में लिया गया है, पीला रंग प्रयोग में लिया गया है, और नीला रंग भी प्रयोग में लिया गया है। आप हरा, पीला और नीला लिख सकते हो। हरा, पीला और नीला रंगों का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में और थोड़ी बात बताने की कोशिश करूँ कि मोर का चित्रण किया गया है, शेर जो सिंह कहते हैं। ठीक है, तो शेर का जो चित्रण किया गया है, मोर का चित्रण किया गया है, और चंपा का चित्रण भी किया गया है। ठीक है, ये बात हो गई है। मुख्य चित्रकारों की बात आती है तो डालू। ठीक है, डालू इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी मैं बताऊंगा कैसे। डालू चित्रकार, ठीक है, डालू चित्रकार लिख लेना। तो डालू गोविंद रघुनाथ, ठीक है, डालू गोविंद रघुनाथ लच्छीराम। देखिए लच्छीराम अपन कहीं ना कहीं और भी पढ़ लेते हैं एग्जाम, यानी कमेंट बॉक्स में ऐड करो देखा कि लच्छीराम अपन कहाँ पर पढ़ते हैं। तो लच्छीराम और नूर मोहम्मद भी एक चित्रकार है। नूर मोहम्मद, लच्छीराम, रघुनाथ, गोविंद और डालू। ठीक है, डालू रागमाला का चित्रण करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
एक आप कमेंट बॉक्स में बताओ और कौन कौन करता है रागमाला का चित्रण। देखिए रागमाला का चित्रण मैं बताऊं आपको, अपन 4 लोग पढ़ चुके हैं रागमाला का चित्रण के लिए। रागमाला का जो चित्रण मेवाड़ में करता है अमर सिंह प्रथम के समय नासिरुद्दीन, ठीक है। मेवाड़ में जगत सिंह प्रथम के समय में करता है साहिबुद्दीन, ठीक है। पाली के विठलदास सांपावत के कहने पर वीर जी नामक चित्रकार 1623 में रागमाला का चित्रण करता है, ठीक है। 3 की बात हो चुकी है। और चौथा चित्रकार है डालू, जो कोटा चित्रकला में अपन पढ़ते हैं, ये रागमाला का चित्रण करता है। वीर जी नामक चित्रकार जो विठलदास सांपावत के कहने पर रागमाला का चित्रण करता है, वो अपन पढ़ते हैं मारवाड़ चित्रकला शैली में। तो ये जो रागमाला का चित्रण है ये कंफ्यूजन करने वाला है, कौन कौन से चित्रकार कौन कौन सी चित्रकला शैलियों में चित्रण करते हैं। तो आपको याद रखना, आपकी जिम्मेदारी है किस प्रकार से ऑप्शन यानी क्लियर करते हो, क्वेश्चन क्लियर करते हो, आपको करना है, एग्जाम आपको पास करना है, ठीक। तो रागमाला का चित्रण 4 चित्रकारों के द्वारा अपन मुख्यतः पढ़ते हैं। अमर सिंह प्रथम के समय नासिरुद्दीन, जगत सिंह प्रथम के समय साहिबुद्दीन, मारवाड़ चित्रकला में पढ़ते हैं वीर जी नामक चित्रकार के द्वारा विठलदास सांपावत के कहने पर रागमाला का चित्रण किया जाता है 1623 में। कोटा चित्रकला में डालू नामक चित्रकार के द्वारा रागमाला का चित्रण किया जाता है। इसके साथ ही आज अपनी जो राजस्थान की जो चित्रकला है ये कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में अपन एक नए चैप्टर के साथ या नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।